इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति को लेकर उठे मांग के बीच नए कुलपति की नियुक्ति कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले डॉक्टर गिरीश चंदेल को राज्यपाल ने नियुक्त किया है। नियुक्ति पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्यपाल का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। समूचे छत्तीसगढ़ की जनभावना के अनुरूप नियुक्ति की है। विशेष धन्यवाद देना ही मेरा आज प्रमुख है। हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बहुत ही सम्मानीय महामहिम अनुसुईया उइके जी का आभार भी मानता हूं, उनके लिए सम्मान भी व्यक्त करता हूं और छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि समूचे छत्तीसगढ़ की जन भावनाओं के अनुरूप आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा था कि छत्तीसगढ़ के विद्वानों का सम्मान होना चाहिए, यहाँ का विद्वता का सम्मान होना चाहिए और सौभाग्य से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए डॉक्टर गिरीश चंदेल जी का आदरणीय महामहिम के द्वारा नामजदगी हुई है, नियुक्ति हुई है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। आज किसी अखबार में मैं देख रहा था कि लगभग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहला कुलपति है जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है। एक गांव से निकल के, खेतिहर परिवार से निकल के इतने बड़े विश्वविद्यालय, जिसको सारे हिंदुस्तान का सबसे बृहद और बड़ा विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में हम लोग मानते हैं, वहाँ के कुलपति का दायित्व उनको सौंपा गया है। तो ये हम सब के लिए बेहद सम्मान की बात है। महामहिम के लिए फिर से मैं आभार के शब्द व्यक्त करता हूँ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विवाद के बाद अब कुलपति नियुक्ति की गई है। कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने आज पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर हमारे सहयोगी खोमन साहू ने नवनियुक्त कुलपति गिरीश चंदेल से खास बातचीत की। क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवनियुक्त डॉक्टर गिरीश चंदेल जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं नियुक्ति अब हो गई है तमाम विवादों के बाद, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि विवादों का पटाक्षेप हो गया है। अब आने वाला समय कर्म करके और अच्छी काम करके हमको आगे बढ़ाना है यूनिवर्सिटी को। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर आपकी? प्राथमिकताओं में मुख्य प्राथमिकता जो सरकार की जो भी परियोजनाएं हैं, जैसे नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, या जो रूरल कॉरिडोर जो बना रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करा रहे हैं, तो इन सब पे हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ हम ये प्रयास करेंगे कि पूरी हमारी विश्वविद्यालय की टीम इसमें आगे बढ़े और किसानों की हेल्प करे। उसका इनकम डबल करने के लिए क्या प्रयास हो सकता है। बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे और इस चीज़ को देखेंगे कि जो भी उत्पाद बन रहे हैं, जो भी उत्पादन हो रहा है, उसका व्यावसायिकरण कैसे किया जा सकता है, उसको बाज़ार से कैसे लिंक किया जा सकता है, हमारा जो रिसर्च है उसको कैसे बाज़ार से लिंक करेंगे। तो ये एक मुख्य प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता जो हमारे गांव के युवा हैं, क्या हम उनके लिए जॉब का सृजन कैसे कर पाएंगे। उसके लिए गांव में जो रूरल कॉरिडोर की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना में गांव के युवाओं को हम कैसे शिक्षित कर सकते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम कैसे लिंकेज डेवलप कर सकते हैं और एक प्रोडक्ट ला सकते हैं जो प्रोडक्ट बाज़ार में चले। तो सबसे पहले हम बाज़ार आधारित रिसर्च को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और कैसे उनके रोज़गारों को हम बढ़ा सकें। तो रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है गांव में जो लोग हैं उनको कैसे रोज़गार दिया जा सके, बाज़ार की व्यवस्था कैसे की जा सके, इस पे हमारा फोकस होगा। गांव के जो किसान हैं सर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जागरूक नहीं रहते हैं, जो नई आधुनिक जो चीज़ें आ रही है उस पर जागरूक नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ करेंगे आप ताकि जो किसान है वो जागरूक हो सके? इसके लिए हम एक स्पेशल ड्राइव चलाने की कोशिश करेंगे। हमारे सभी केवीके जो पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं और जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस जो भी हैं, इन सब को मोटिवेट करके हम कोशिश करेंगे कि वहाँ ट्रेनिंग कराई जा सके, उसका लिंकेज करा सके। साथ ही साथ आईटी टूल का भी उपयोग हो सके, नवीन तकनीक की जानकारी दे सकें। और नवीन तकनीक की केवल जानकारी नहीं, उस तकनीक की उपयोगिता कैसे करना है, उसे ज़मीन में कैसे उतारना है, इस बारे में ज़्यादा फोकस रख के इस पर भी हम फोकस करेंगे।
ये थे गिरीश चंदेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों को किस तरीके से नई तकनीक जो आ रही उससे जोड़कर लोगों को कैसे लाभ पहुंचाए उस पर साफ तौर पर काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। बिलाईगढ़ क्षेत्र में अव्यवस्थित एवं अनियंत्रित यातायात की वजह से सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन सड़क हादसों में लोग जान गंवा रहे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर भटगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गिरवानी में सड़क दुर्घटना से खून रंग गया, जिसमें 6 साल के बच्चे व महिला को हाईवा ने अपने चपेट में ले लिया। इस घटना में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। चेक देते हैं। रायपुर पुलिस अब उन सभी लोगों के नाम से एफआईआर कर रही है जिन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बच्चों और महिलाओं के अश्लील वीडियो और फोटो शेयर किए थे। 24 घंटों के भीतर पुलिस ने शहर के विभिन्न थानों ऐसे 7 प्रकरण दर्ज किए हैं। जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील वीडियो फोटो शेयर ना करें। कुल 7 प्रकरण से पंजीबद्ध किए गए हैं जो सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के अश्लील सामग्री अपलोड करने वाली जो शिकायतें मिली थी उसमें हमारे 7 थाना द्वारा जो है कार्रवाई करते हुए आरोपियों मोबाइल नंबर धारकों के विरुद्ध जो है ITAT की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध कर इसमें भी अग्रिम विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार के अपराध पंजीबद्ध होंगे, इससे लोगों में मैसेज भी जाएगा कि इस प्रकार के जो कृत्य हैं, अश्लील सामग्रियाँ हैं, जो बच्चों के विरुद्ध जो अश्लील सामग्रियाँ हैं उसको अपलोड करने से बचें, ऐसे कृत्य करने से बचें। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता और निवेशक कल्याण संघ के सदस्यों ने बेमेतरा में चीट फंड कंपनी में फंसे पैसे को वापस दिलवाने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ के सदस्यों का कहना है कि 2015 से चीट फंड कंपनी में निवेशक पैसे की वापसी के लिए प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं हो पाया। अभिकर्ता एवं उपभोक्ता कल्याण संघ के समस्त पदाधिकारी और निवेशकगण सभी आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि 2 अगस्त से सभी का फार्म पैसा वापसी का जमा करवाया है, लेकिन उस आवेदन पर अभी तक किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया है और वो जो आवेदन है वो जैसा का तैसा उस बंडल पे पड़ा हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे आवेदन के हम निवेदन कर रहे हैं शासन से कि हमारे मांगों को 10 दिन के भीतर अपना मंशा जाहिर करे और 10 दिन के अंदर बता दे कि शासन क्या चाहता है। यदि 10 दिन के भीतर हमको कोई सूचना या जानकारी नहीं मिलता है तो हम सभी अभिकर्ता संघ उग्र आंदोलन नेशनल हाईवे में करने के लिए हम बाध्य हैं। हमन एकदम पीड़ित हवन। हमार पैसा 2005 से स्टार्टिंग करी कंपनी सरकार हल से और लाख बाद इतना से मतलब सरकार कंपनी एक हाथ में पैसा दे, एक हाथ में वोट दे के राजीव भवन में तो वादा करी से आज बेटी बचा और बेटी पढ़ाओ कहा थी है। तो आज हम बेरोजगार रहे ना, समझे कि रोजगार मिल गई है ना। तो आज हम अपन घर में मर के जिया था। तो आज सरकार के गेट के सामने में आत्महत्या करके मरबो तभे जानी का सरकार है। आज पैसा नहीं दी तो घर के सामने में जाकर आत्महत्या करबो। और हमरा ऐसा तो जब आचार संहिता लगे पहले हमारे पैसा वापस नहीं हुई ना तो पूरा लेडीज मन आत्महत्या करके मरबो, तब बोला पता चली भूपेश बघेल। बेमेतरा जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक पिता ने अपने मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। बुचीपुर में हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। शिव प्रसाद साहू नाम के शख्स ने अपने 1 साल के बेटे को कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने खुद अपनी पत्नी को इसकी जानकारी दी और मौके से फरार हो गया। हालांकि उसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह सूचना मिला चौकी चन्नू में कि शिव प्रसाद साहू ने अपने बच्चे जो कि 14 माह का है उसकी हत्या कर दी है। इसी सूचना पर से चंदनी चौकी के स्टाफ और थाना नामघाट के स्टाफ और हमारे एसपी सर भी मौके पर पहुंचे थे और मर्ग कायम कर इसमें हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। आरोपी अभी हिरासत में है, उससे पूछताछ कर रहे हैं, विवेचना जारी है।
दंतेवाड़ा भांसी थाना के सामने मुख्य मार्ग पर ट्रक एक स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। इसी हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि स्कूटी में 4 लोग सवार थे। इनमें से ग्राम फरसापाल निवासी 22 वर्षीय एक युवक पिंटू ओयामी की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायलों का इलाज जारी है। कोरिया जिले के चिरमिरी में बड़ी संख्या में लोग जान जोखिम में डालकर उन मकानों में रह रहे हैं जिन्हें SECL ने जर्जर घोषित कर दिया है। दरअसल कई साल पहले SECL ने अपने कर्मचारियों के रहने के लिए गोदरीपारा आजाद नगर में कॉलोनी बनाई थी। ये मकाने समय के साथ जर्जर हो गए हैं और यहाँ रहने वाले कर्मचारियों ने भी इन क्वार्टर्स को छोड़ दिया। इन खाली मकानों पर स्थानीय लोग कब्जा कर रहने लगे। अब इन लोगों की मांग है कि इन जर्जर मकानों को मरम्मत कराया जाए। इन जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों का कहना है कि मकान की छत टूटकर गिरती रहती हैं, दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, लेकिन इस और SECL प्रबंधन से लेकर नगर निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि SECL प्रबंधन का कहना है कि इन मकानों को हमसे डिसमेंटल घोषित कर दिया है। साथ ही कई बार इन मकान में रह रहे लोगों को नोटिस भी दे दिया है। देखिए, जो 750 का मामला है, अगर GM साहब ऐसा कहते हैं कि उनको ये चीज़ के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो वो सरासर गलत बात कर रहे हैं। क्योंकि उनके ही अधिकारी कर्मचारीगण जो आए थे, सबेरिया साहब आए थे, उन सभी की टीम को लेकर मैं खुद वहाँ पे पूरे 750 में घूमी हूँ, एक एक घर गई हूँ और वहाँ की स्थिति को हमने देखा है। स्थिति काफ़ी जर्जर है। लेकिन इसमें ये भी एक बात उठ के आ रही है कि SECL बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और SECL को जो मरम्मत कार्य कराना चाहिए था पिछले 15 सालों में, वो उन्होंने कुछ भी नहीं कराया है, जिस कारण आज वो भवनों की वो जो मकान बने हुए हैं उनकी स्थिति इतनी जर्जर हो गई है। तो वो खुद जो इनके अधिकारीगण आए थे, उनका मानना था कि ये कभी इनका रिपेयरिंग नहीं होने के कारण ये इतनी खराब स्थिति में पहुंचे हैं। तो मैंने खुद उनको कंप्लेन भी किया है कि इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर कराया जाए और जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके रहने लायक इस पूरे मकानों को बनवाया जाए। मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा ही जर्जर हो गई हैं और यहाँ के लोग 25 साल से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ छोड़ना भी नहीं चाहते। कई लोग इतने परेशान हैं घर के लिए, जिनको कुछ उपाय भी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, नगर निगम से हो चाहे SECL से हो। और ऐसा होगा कि आने वाले जो बरसात में हो सकता है ये बिल्डिंग भी कभी भी गिर सकती है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि कोई इसका ध्यान दे बिल्डिंगों का, ताकि बन के यहाँ के जो परिवार जो छूट रहे हैं वो यहाँ रह सके और जिनका आना जाना पानी उन्हीं से खाना पीना जो भी होता है, यहाँ पे सब कुछ पानी वाले लोग हैं, कुछ SECL है, कुछ प्राइवेट है, बहुत सारे लोग हैं। उनका जो कहना जाए तो कामकाज भी छूट जाएगा अगर यहाँ से चले गए। जी हाँ, अभी हम कोरिया जिला के नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र में आए हुए हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि ये गोदरीपारा का आज़ाद नगर 750 के नाम से जाना जाता है। SECL प्रबंधन के द्वारा यहाँ के SECL कर्मचारियों के लिए 750 मकान बनाए गए थे जो काफ़ी पुराने हो गए हैं। समय बीतता गया, लोग यहाँ से सेवानिवृत्त होते गए और लोग मकान छोड़ के चले गए। आज की परिस्थिति में इन मकानों में प्राइवेट लोग रह रहे हैं, लेकिन बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ता है कि SECL जहां एक तरफ से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं इन मकानों की मरम्मत के लिए, दूसरी ओर यहां पर प्राइवेट लोग रह रहे हैं। लेकिन आए दिन उनको इस बात सता रहा है कि कल के परिस्थिति में यदि मकान गिरता है, जिस प्रकार से जर्जर मकान हो चुके हैं, बरसात आने वाला है गर्मी के बाद, तो मकान जाहिर सी बात है परस्पर टूट के गिर रहे हैं और इन मकानों में बड़े हादसे भी होने के चांसेस हैं। वहीं पर SECL की बात की जाए तो SECL प्रबंधन का सीधा कहना है कि हमने इस मकानों को डिसमेंटल घोषित कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।